हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है अ पॉलीथिन पीस रब विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ डैश कूलाम। बोले तो एक पॉलीथीन की पीस हमने रब करी है किसके साथ, वूल के साथ, और उस पर देखा कि पॉलीथीन की पीस पे एक नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये चार्ज किसकी वजह से होता है, अभी हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, मतलब लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था हमने कि जो हमारा चार्जेस है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के लॉ को फॉलो करते हैं। चार्जेस विच स्टेट्स दैट चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो वही हुआ है यहाँ पे, वूल से हमारे चार्जेस किस पर ट्रांसफर हो गए, पॉलीथीन के उस पीस पर। अब वो चार्जेस कौन से चार्ज ट्रांसफर हुए, नेगेटिव चार्ज। कितने है मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड है हमारा 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। अब हमको निकालना है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। अब हमको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ट्रांसफर हुए हैं, और दूसरा पार्ट कह रहा है कि क्या कोई मास भी ट्रांसफर हुआ है, मतलब वूल से पॉलीथीन पर कोई मास भी ट्रांसफर हुआ है। जब चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो मास भी होना चाहिए, वो बताना है। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। हम लोग को सिंपल पता है, एक इक्वेशन हमने पढ़ी है Q = NE, पढ़ा है हम लोगों ने। यहाँ पे लिखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है, हमको चार्ज दे रखे हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना ट्रांसफर हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, N निकालना है। क्या निकालना है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं। N हमारे को निकालना है, Q हमको दे रखा है, E हम लोग को पता ही होता है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है तो वो भी हमको पता है। तो हम N निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, इंटू 10⁻⁷ इक्वल्स टू N इंटू E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁹। यहाँ से हम कैलकुलेट करके N की वैल्यू निकालेंगे, और N हमारा कितने आ रहे हैं 2 इंटू 10⁻12। बोले तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे वूल से पॉलीथीन के पीस पे क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी का पार्ट है। हमको बताना है कि क्या कोई मास भी ट्रांसफर हुआ है। हाँ हुआ है, जब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन, लिखते हैं थ्योरी की तरह कि इलेक्ट्रॉन्स हैव देयर फाइनाइट मास, उनके पास एक फाइनाइट मास होता है, चाहे वो कितना भी कम या कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, पर एक मास, पर्टिकुलर मास तो होता ही है। वो कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा अप्रॉक्सीमेटली 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। कम है पर है तो सही ना, कुछ ना से कुछ तो भला, वही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। N हमको दे रखा है कितना, जो हमने अभी पिछले पार्ट में निकाला। अब हम इसका टोटल मास निकाल सकते हैं। टोटल मास डेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन के जो पीस पर हमारा जो भी मास गया है वो हमको निकालना है। तो निकाल लेंगे। सपोज करते हैं कैपिटल M से हमने मास को डिनोट किया, वो कितना हो जाएगा ME इंटू N। नॉर्मल सी बात है, एक का मास दे रखा है तो इतने का निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻12। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.82 इंटू 10⁻⁻18 kg। ये देखिए मास हमारा बहुत कम है, -18 में पावर जा रही है, पर है, इसीलिए हमारा मास ट्रांसफर हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, जिसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर्स A and B have their own centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10⁻⁷ coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance separation. ये A part है, B part है. What is the force of repulsion if the each space is charged double the above amount and the distance between them is half? वही सिमिलर केस है, हम सेकेंड पार्ट बाद में करेंगे, पहले हम A पार्ट करते हैं। A पार्ट
याद कीजिए हमने किया हुआ है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, सेम क्वेश्चन यही था। हमको डिस्टेंस बिटवीन देम दे रखा था, चार्ज दे रखे थे, पर वहाँ पर क्या था, चार्ज दोनों के अलग अलग दे रखे थे, और यहाँ पे हमारा चार्ज जो मैग्नीट्यूड है वो सेम दे रखा है। बहुत इजी है, वही विजुलाइजेशन करेंगे। दो स्पेयर्स हैं, एक ए और बी, ए बी, उनके बीच की हमको क्या दे रखी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। वही गिवन लिखेंगे हर क्वेश्चन में करने से पहले। गिवन आर कितनी है, आर 50 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगी 0.5 मीटर। हमको दोनों के चार्ज भी सेम दे रखे हैं, चार्ज सेम है तो सिंपल सी बात है, रिपल्सिव फोर्स होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इनकी रेडियस, जो हमारे इन दोनों के ए और बी के जो रेडियस हैं वो नेग्लिजिबल हैं, जो इनके बीच की कंपेयर डिस्टेंस दे रखी है, तो वो हम उनको लेंगे नहीं। तो फोर्स हमारी रिपल्सिव फोर्स होगी। सपोज करते हैं उसका मैग्नीट्यूड एफ है, तो हम फिर से लिखते हैं क्यू हमको क्या दे रखा है, 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, तो जल्दी जल्दी बताती हूँ मैं आपको जल्दी से। इस सब की वैल्यूज हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, K = Q1Q2/r², 1/4πε0। Q1 Q2 एक दूसरे के इक्वल है, तो हमारा Q² हो जाएगा, R² वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 1.521 × 10⁻² न्यूटन। नाउ सेकेंड पार्ट हमारा कहता है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्पेयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। सिंपल सी बात है, वही जो हमारा सेम डायग्राम है, डायग्राम सेम रहेगा, बट डिफरेंस क्या रहेगा कि जो हमारे पहले का जो चार्ज था वो Q था, अब क्या हो जाएगा, वो Q2Q हो जाएगा, डबल चार्ज हो जाएगा। डिस्टेंस पहले हमारी R थी, अब हाफ हो जाएगी, यानी कि R/2। बस इन्हीं वैल्यूज को रख के सेम सॉल्व करना है, तो एक बार मैं आपको जल्दी से सॉल्व करके बताती हूँ। वही लिखेंगे दोबारा, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, फोर्स इक्वल्स टू K Q²/R²। K हमारा सेम रहेगा 1/4πε0, Q हमारा 2Q में चेंज हो जाएगा और R/2 में चेंज हो जाएगा, आएगा 1/4πε0। ये हो जाएगा हमारा 16 Q²/R²। 16 हम बाहर लेंगे, बचेगा हमारा 1/4πε0 Q²/R²। इसकी वैल्यू हमने पिछले वाले उसमें से निकाली है, पिछले पार्ट में से सेम पार्ट ये आया था, वो F माना था, इसको हम F' मान के चलते हैं क्योंकि न्यू फोर्स है अब हमारी ये। तो F' को अगर हम सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी हमारी 16 × 1.521 × 10⁻² न्यूटन, और ये वैल्यू आएगी हमारी 0.24 न्यूटन। था ना कितना इजी क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सपोज द स्पेयर्स A एंड B इन एक्सरसाइज। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में स्पेयर्स लिए थे वही सेम स्पेयर, कंडीशन वही है, हैव आइडेंटिकल साइजेस। द थर्ड स्पेयर ऑफ सेम साइज लिया जाता है बट अनचार्ज, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, उनको उन दोनों के कांटेक्ट में लाया गया। कांटेक्ट में कैसे लेकर आया, पहले A के साथ लेकर आया, फिर B के साथ, यानी कि पहले फर्स्ट के साथ देन सेकंड के साथ कांटेक्ट में लेकर आया, फिर बाद में उसी चार्ज जो हमने अनचार्ज लिया था उसको हटा दिया। अब हमसे क्या पूछा है कि अब A और B के बीच में फोर्स क्या रहेगी, तो वही हमें सिमिलर पुरानी कंडीशन को बनाना होगा। पहले A B, ये A चार्ज ये B चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस हमारी कितनी थी, 50 सेंटीमीटर और 0.5 मीटर। ये Q A मानते हैं, ये Q B मानते हैं। पहले हम गिवन लिखते हैं, QA इक्वल्स टू QB कितना इक्वल है, मतलब दोनों कितने किसके इक्वल है, लास्ट क्वेश्चन की तरह 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम। A के पास भी इतनी है, B के पास भी इतनी है। अब हमारे पास क्या लेकर आए, एक Q चार्ज C चार्ज लेकर आए, सेम साइज था, QC मानते हैं, ये C। QC इनिशियल क्या था, 0,
इनिशियल क्या है 0। अब ए और बी को कांटेक्ट में लेकर आए। हमको पता है जब भी कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो दोनों के ऊपर इक्वल चार्जेस हमारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये इंडक्शन का प्रोसेस होता है। दोनों चार्जेस मतलब कांटेक्ट में लेकर आए, इसके पास कोई चार्ज नहीं, इसके पास चार्ज है, पर दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। इक्वली डिवाइड करने के लिए हमको पता है QA प्लस QC अपॉन में 2। डिवाइड कितने के ऊपर हो रहा है, 2 के ऊपर। जो हम मीन निकालते हैं वही निकालेंगे। तो हम वही निकालते हैं सबसे पहले कि Q मान लेते हैं QA डैश इक्वल्स टू QC डैश। जब हमारा इन दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद में ये चार्जेस आ जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम निकालते हैं कि उनके पास जो चार्जेस कितना आ जाएगा हमारा QA प्लस QC अपॉन में 2 डिवाइड बाय 2। QA हमको कितना दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 0 अपॉन में 2, और ये हमारा कितना आ जाएगा इक्वल टू में 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। यानी कि ये किसके इक्वल है, ये QA डैश इक्वल्स टू QC डैश। अब हमारा QC डैश के ऊपर चार्जेस आ गए। चार्ज किसके बराबर आए, इसके बराबर। अब इसको किसके साथ कांटेक्ट में लाया गया है, बी वाले के साथ। तो सिंपल सी बात है, वो फिर से अरेंज होंगे, एक दूसरे में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। QB हमारा कितना है, इतना, और QC डैश कितना है, इतना। दोनों के ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो कैसे होगा, QC डैश प्लस QB डिवाइड बाई 2। निकालते हैं हम। तो सपोज करके वो मान लेते हैं QB डैश पे चार्ज बन जाएगा और QC डबल डैश। QB डैश इक्वल्स टू QC डबल डैश। कैसे, QC डैश प्लस QB डिवाइड बाई 2। QC डैश कितना है हमारा 3.25 इंटू -10⁻⁷, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में 2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 4.875 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये किसके इक्वल है, QC डबल डैश इक्वल्स टू QB डैश। अब हमारे पास जो हमने न्यूज़ पेयर के इसके साथ कांटेक्ट में लाया गया, फिर इसको इसके साथ कांटेक्ट में लेकर आया गया, तो हमारे पास QA डैश चार्ज हो गया और QB डैश चार्ज हो गया। अब हमें इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। वही कूलम्स लॉ की तरह की हेल्प से हम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला में पुट करेंगे 9 इंटू 10⁹। Q1 चार्ज हमारा QA डैश कितना हो गया हमारा 3.25 इंटू 10⁻⁷ इंटू QB डैश कितना हो गया हमारा 4.875 इंटू 10⁻⁷ अपॉन R स्क्वायर, वही 0.5 का स्क्वायर। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप कैसे भी कर लेना। आंसर आएगा हमारा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये हमारा क्या है आंसर। इजी था ये क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, फिगर शोज द ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइंस ऑफ द 3 चार्जेस विच। हमें साइंस देने हैं तीनों चार्जेस के, और नेक्स्ट है विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो पहले पार्ट के लिए हमको सिंपल पता है कि क्या देना है, हमको चार्जेस देने हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चार्ज को हमें कौन से मतलब साइन के हैं। सिंपल सी बात है, फर्स्ट और सेकंड अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव की तरफ और रिपेल हो रहे हैं नेगेटिव की तरफ। तो फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज हैव नेगेटिव, आर नेगेटिव हैं। सिंपल सी बात है, जब अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव की तरफ तो और हो ही क्या सकते हैं, नेगेटिव। लास्ट है थर्ड चार्ज इज पॉजिटिव, वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब बात आती है इसके सेकेंड पार्ट में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देना कि विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। अब हमें क्या निकालना है कि चार्ज टू मास रेशियो बताना है कि किसका सबसे ज़्यादा है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, एक इसको विजुलाइज करते हैं अलग से। जब हमारे कोई एक पॉजिटिव प्लेट दे रखी है, एक नेगेटिव प्लेट दे रखी है, तो उस पर क्या लगेगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जिसको कह रहे हैं, सपोज करते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, ई मैग्नीट्यूड आता है, और हमने किसी क्यू पार्टिकल, इनमें से कोई सा भी क्यू पार्टिकल हो सकता है, उसको हमने वी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल उसको थ्रो किया, जो हमने इनमें किया हॉरिजॉन्टल थ्रो किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है, वी हमारा इस डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन उसका किस तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी के, सिंपल सी बात है। आगे जाके ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गई, सपोज कीजिए इसका कोई पर्टिकुलर एक वो था पाथ और वो इस इतने पार्ट से डिफ्लेक्ट हो गई। सिंपल सी बात है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, जो वी वेलोसिटी हमने दी थी वही वी वेलोसिटी इसके पास रहेगी, आगे भी वही रहेगी। और ये मान लेते, सपोज करो अगर ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करता तो ये हमारा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता, पर डिफ्लेक्शन इसका किससे हुआ, वाई से डिफ्लेक्शन हो गया। अब हमको क्या निकालना है कि इसका जो चार्ज टू मास रेशियो वो कितना आएगा, तो उससे पहले निकालने के लिए हमको कुछ चीज़ें निकाल लूँगी, जैसे फोर्स कितना हो जाएगा इसमें इक्वल टू क्यू ई के, और जो हमारा एक्सीलरेशन है हमने सिंपल पढ़ा है कि फोर्स इक्वल्स टू एम ए, तो ए हमारा कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है हमारा क्यू ई और मास ये किसकी वैल्यू हो गई, एक्सीलरेशन की। उसके नेक्स्ट हम निकालेंगे टाइम ऑफ ट्रेवल। ये आपका 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ ट्रेवल। हम उसको मान लेते हैं t, और वो कितनी हो जाएगी, x अपॉन वी, जो हमने वो फॉर्मूला पढ़ा है v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो x अपॉन वी, x डिस्टेंस हमारी हॉरिजॉन्टल है, ये v वेलोसिटी है ये। तो अब हमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन इज इन y डायरेक्शन, उसका जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, वो निकालते हैं हम। डिफ्लेक्शन इन y डायरेक्शन, और वो हमने 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, वो किसके इक्वल होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो इसका 0 है तो y इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए की वैल्यू क्या है, क्यू ई अपॉन एम, टी की वैल्यू हमने क्या निकाली, x अपॉन वी का होल स्क्वायर। टोटल अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। हमें पता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्लेट की है वो तो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो फर्स्ट चार्ज हो, सेकंड चार्ज हो या थर्ड चार्ज हो, एक्स सबकी सेम है। वेलोसिटी हमने सबको इक्वल दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड सबका सेम है क्योंकि सेम प्लेट के नीचे रखे हुए हैं। चेंज क्या होगा, क्यू अपॉन मास, और यही हमारा चार्ज टू मास रेशियो, मतलब यही हमको निकालना है। सिंपल सी बात है कि हमारा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, q अपॉन m के, चार्ज अपॉन मास, यानी कि चार्ज टू मास रेशियो के। यानी कि जो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। और फिगर से हमें पता ही चल रहा है कि थर्ड वाला जो चार्ज है, पार्टिकल जो है, वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमारा हम क्या लिख सकते हैं एंड में, आंसर हमारा क्या होगा, q अपॉन m ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल, थर्ड चार्ज्ड पार्टिकल इज ग्रेटेस्ट और द हाईएस्ट। क्यों, क्योंकि उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है। बहुत इजी था, थोड़ा समझने वाली चीज़ थी इसमें, और कुछ नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम। अब हमें उसके दो पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ एक्सिस। हमको एक स्क्वायर दे रखा है जिसके जो प्लेन है, जो सरफेस है, वो किसके पैरेलल है, YZ एक्सिस। Y और Z एक्सिस के क्या है, पैरेलल। सपोज करते हैं वो जो हमारा ए स्क्वायर है वो ये गया, ये YZ एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर है वो भी इस डायरेक्शन में है और ई भी हमारा इस डायरेक्शन में है। तो फिर तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स किसके इक्वल होता है, तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन है गिवन में फर्स्ट ए पार्ट,
फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स किसके इक्वल है? फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस, ई एस कॉस थीटा, कॉस जीरो क्या होता है? 1 ई एस, ई हमारा कितना दे रखा है? 3 इंटू 10⁻3। अब हमको जो साइड दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, उसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.1 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया ए स्क्वायर होता है, 0.1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये हमारा क्या हो गया? फ्लक्स ए पार्ट का। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। यही जो हमारा यहाँ पे जो एक्स हमने जो शीट ली थी, वही अगर हमारी थोड़ी सी टिल्ट कर देते हैं और एक्स डायरेक्शन में वो उसका जो एरिया है, वो सरफेस एरिया वेक्टर है, वो 60 डिग्री बना रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं, जो शीट ली है उसको हम थोड़ा एक्स की तरफ टिल्ट कर देंगे, वो इस डायरेक्शन में। एक्स ये है, ये एक्स है, ऐसे कर देंगे तो इनके और एरिया वेक्टर जो है हमारा जो परपेंडिकुलर होता है उसके, वो उसके साथ किसका एंगल है? 60 डिग्री। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट एस, ई एस कॉस थीटा, कॉस हमारा क्या है? 60, ई हमारा कितना है? 33 इंटू 10⁻3, एस 0.1 का स्क्वायर और कॉस 60 1/2, तो हमारा कितना आ जाएगा? 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं, हमने पहले एक्स वाई जेड बनाए, आपको घुमाया गया था क्वेश्चन में। एक हमें स्क्वायर साइड मतलब 10 सेंटीमीटर की एक स्क्वायर लेना है जो वाई एक्स वाई जेड प्लेन पर क्या है? हमारा पैरेलल है। वाई जेड प्लेन पे पैरेलल कहीं पे भी हो सकते हैं, उसको मान लिया हमने यहाँ पे। वही उसी शीट को हमें एक्स डायरेक्शन में 60 डिग्री घुमा दिया, बस सिंपल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वही इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 3 इंटू 10⁻3 आई कैप न्यूटन पर कूलाम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर oriented so that its faces are parallel to the coordinates plane। अब हमको क्या किया है? पिछले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास? स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या है? क्यूब। सपोज करते हैं क्यूब ऐसे है हमारा, इसकी हमें साइड दे रखी है, साइड मान लेते हैं ए हमारा 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखा है साइड। अब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कांटेक्ट में कौन कौन सी साइड्स आएंगी? एक तो ये वाली साइड आएगी और एक ये वाली साइड आएगी, जिसमें एरिया वेक्टर भी हमारा इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, जिसमें थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और हमारा जो ई एस कॉस थीटा होता है वो हमारा ई एस के इक्वल होगा। अदरवाइज जो बाकी की जितनी भी साइड होंगी उसमें जो हमारा थीटा होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 90। तो कॉस थीटा हमारा 0 हो जाता है, तो ई एस हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि नेट फ्लक्स निकलेगा नहीं। तो हमारी एक साइड ये वाली है और दूसरी साइड ये वाली है, तो इन्हीं दो साइड में से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल सकता है। सपोज करते इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इन हमारा इधर से गया और फाई आउट इधर से आ गया। जितना गया है उतनी आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म तो है नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है तो हमारी एक ही तरफ जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, वेरिएबल नहीं होगी तो सेम रहेगी, जो जितनी अंदर आएगी उतनी ही बाहर जाएगी। तो फाई मैग्नीट्यूड लेंगे, फाई इन इक्वल्स टू फाई आउट, जितनी अंदर आएगी उतनी ही बाहर जाएगी। उसका वो मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं, ई एस। ई हमारा कितना है? 3 इंटू 10⁻3 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये हो गया कितना? टोटल फ्लक्स मैग्नीट्यूड का, जो हमारा किसके थ्रू है? क्यूब के थ्रू। ये तो हो गया फ्लक्स का मैग्नीट्यूड थ्रू अ क्यूब, जितना आया हमारे क्यूब के अंदर। अगर फ्लक्स टोटल नेट निकालते हैं, नेट, तो हमारा फ्लक्स इन प्लस फ्लक्स आउट, जो फ्लक्स अंदर आया वही मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर गया होगा।
अब जो अंदर आया इस ट्यूब के उसमें देखते हैं कि इतना अंदर आया पॉजिटिव मान लिया, उतना बाहर गया नेगेटिव मान लिया, तो हमारा फ्लक्स इन हमारा फ्लक्स आउट नेट ज़ीरो हो जाएगा। अगर टोटल नेट माने तो ज़ीरो होगा, और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम।